जय हिंद साथियों, मनोज कैड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 12 के हिस्ट्री चैप्टर 1 ईट मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता। आज हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर करेंगे जो संभावित आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे। साथियों, आज के वीडियो में हम इस अध्याय के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के उत्तर कराएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन के भी उत्तर कराएंगे और जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनके भी उत्तर कराएंगे जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। उन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं इस वीडियो में कराऊंगा। साथियों, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे, ऐसा ना हो कि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में छूट जाए। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर करेंगे। देखिए, इसका पहला प्रश्न है कि कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इस विधि की खोज अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री B.F. लीवी द्वारा सन 1946 ईस्वी में की गई थी। इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में C12 तो स्थिर रहता है, मगर C14 का निरंतर क्षय होने लगता है, यानी कि कम होने लगता है। कार्बन का अर्ध आयुकाल 55-68 प्लस माइनस 30 वर्ष होता है, अर्थात इतने वर्षों में उस पदार्थ में C14 की मात्रा आधी रह जाती है। इस प्रकार वस्तु के काल की गणना की जाती है। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वह उतनी ही प्राचीनतम माना जाता है। पदार्थों में C14 की प्रक्रिया को रेडियोधर्मिता कहा जाता है। अब आगे का प्रश्न देखते हैं। यह भी वेरी शॉर्ट प्रश्न के उत्तर कराना है हमें। देखिए, दूसरा प्रश्न है कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि पुरातत्व इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। जिस ऐतिहासिक तथ्य को पुरातत्व का समर्थन प्राप्त नहीं है उनकी नींव बालू पर टिकी होती है। समकालीन अर्थात प्रत्यक्षदर्शी सामग्री ही पुरातात्विक सामग्री कहलाती है। हमारा वही इतिहास प्रमाणिक है जो ऐसी सामग्री को आधार बनाकर लिखा जाता है। पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के अंदर में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी जाति की सभ्यता के इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने में पुरातत्व एक प्रमुख साधन के रूप में हमारे सामने आता है। पुरातत्वविदों ने सिंधु घाटी के समीप उत्खनन कर जो पुरातात्विक सामग्री प्राप्त की उसी सामग्री के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक नगरों की कहानी लिखी गई। आगे का प्रश्न देखते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको उत्तर कराना है। देखिए, तीसरा प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकास प्रणाली का वर्णन करें। सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकास प्रणाली का वर्णन करें। तो इस प्रश्न का उत्तर हम करेंगे कि मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन की एक और प्रमुख विशेषता यहाँ की प्रभावशाली जल निकास प्रणाली थी। यहाँ के अधिकांश भवनों में निजी कुएं व स्नानागार होते थे। स्नानागार, स्नान करने का स्थान। भवन के कमरों, रसोई, स्नानागार, शौचालय आदि सभी का पानी भवन की छोटी छोटी नालियों से निकलकर गली के नाले में आता था। गली के नाली को मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी पक्की नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी नालियों को पत्थर अथवा शिलाओं द्वारा ढक दिया जाता था। नालियों की सफाई एवं
कूड़ा करकट को निकालने के लिए बीच बीच में मेन होल भी बनाए गए थे। नालियों की इस प्रकार की अद्भुत विशेषता किसी अन्य समकालीन नगर में देखने को नहीं मिलती। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। ये देखिए लॉन्ग प्रश्न है, उसका उत्तर करेंगे। दीर्घ प्रश्न है, इसका उत्तर करेंगे। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के प्राचीन साक्ष्यों से पता चलता है कि अपने अस्तित्व के अंतिम चरण में यह सभ्यता पतनोन्मुख रही है। ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी के मध्य तक यह सभ्यता पूर्णतः विलुप्त हो गए। हड़प्पा सभ्यता के काल एवं निर्माताओं की तरह ही इनके पतन को लेकर विभिन्न विद्वान एकमत नहीं है, अलग अलग मत दिए हुए हैं। तो सबसे पहला मत विद्वानों को मानना है कि बाढ़ के कारण यह जो सभ्यता है वह नष्ट हुई है। तो बाढ़ के कारण में क्या करें कि सर्वश्री मार्शल मेके एवं एस.आर. राव हड़प्पा सभ्यता के पतन का एकमात्र कारण नदी के बाढ़ बताते हैं, क्योंकि अधिकांश नगर नदियों के तट पर बसे हुए थे जिनमें प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई से पता चलता है कि इनका अनेक बार पुनर्निर्माण हुआ। मार्शल महोदय को मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण जमा हुए बालू की प्रति मिली है। मेके महोदय को चनहुदड़ों से बाढ़ के साक्ष्य मिले हैं। इसी प्रकार एस.आर. राव को भी लोथल, भागजाओ आदि से भीषण बाढ़ के साक्ष्य मिले हैं। अध्ययन का संयुक्त निष्कर्ष है कि बाढ़ ही इस नगरीय सभ्यता के विनाश का प्रमुख कारण थी। अब आगे का कारण हमको देखना है। आगे का जो कारण है बाह्य कारण। बाह्य कारण में लिखेंगे हम कि नदी में आने वाली बाढ़ को यदि पतन का प्रमुख कारण माना जाए तो यह प्रश्न उठता है कि वे नगर जो नदियों के तट पर अवस्थित नहीं थे उनका पतन कैसे हुआ। कहना ठीक है कि जो नगर नदी किनारे नहीं बसा था वो कैसे आखिर में उनका पतन हुआ। आगे लिखेंगे कि अतः निश्चित ही इस सभ्यता के पतन के लिए कुछ अन्य कारण भी उत्तरदायी रहे होंगे। इस तारतम्य में मार्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड्स एवं पिगट आदि विद्वानों ने बाह्य आक्रमण को पतन का कारण माना है। पुरातात्विक साक्ष्यों से संकेत मिलता है कि मोहनजोदड़ो को लूटा गया व वहां के लोगों की हत्या की गई। व्हीलर के अनुसार 1500 ईसा पूर्व आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा सभ्यता के नगरों को ध्वस्त किया एवं वहां के लोगों को मार डाला। आगे देखिए अन्य कारण। और अन्य कारण क्या हो सकते हैं इस सभ्यता के विलुप्त होने का। तो इसमें लिखेंगे कि आर.एन. स्टाइन, ए.एन. घोष आदि विद्वान जलवायु परिवर्तन को हड़प्पा संस्कृति के विनाश का कारण मानते हैं। एम.आर. साहनी जैसे भूतत्व वैज्ञानिक जल प्लावन को इस सभ्यता के पतन का कारण मानते हैं। माधव स्वरूप वत्स एवं एच.टी. लैम्ब्रक के अनुसार नदियों के मार्गों में हुआ परिवर्तन इस सभ्यता के पतन का कारण बना। के.यू.आर. कनेडी मलेरिया एवं महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं को पतन का जिम्मेदार मानते हैं। इस प्रकार उपर्युक्त सभी कारणों ने मिलकर हड़प्पा सभ्यता के नगरों का विनाश किया। आगे का प्रश्न देखते हैं, ये भी दीर्घ प्रश्न है। अब इसका उत्तर देखिए। प्रश्न है क्या कि हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली की विवेचना करें। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि हड़प्पा संस्कृति की सर्वप्रमुख विशेषता इनका नगर नियोजन है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई में पूर्व तथा पश्चिम में 2 टीले मिले हैं।
पूर्वी टीले पर नगर तथा पश्चिमी टीले पर दुर्ग स्थित था। दुर्ग में संभवतः शासक वर्ग के लोग रहते थे। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर निचले स्तर पर ईंटों के मकानों वाला नगर बसा था, जहां सामान्य लोग रहते थे। अब यहाँ के देखना है सड़क व्यवस्था कैसी थी, तो इसमें हम लिखेंगे कि मोहनजोदड़ो की एक प्रमुख विशेषता उनकी सड़कें थी। यहाँ की मुख्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ी थी, जिसे पुरातत्वविदों ने राजपथ कहा है। अन्य सड़कों की चौड़ाई 2.75 से 3.66 मीटर तक थी। जाल पद्धति के आधार पर नगर नियोजन होने के कारण सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिनसे नगर कई खंडों में विभक्त हो गया था। इस पद्धति को ऑक्सफोर्ड सर्कस का नाम दिया गया है। आगे हम लिखेंगे जल निकास प्रणाली। इसमें लिखेंगे कि मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन की एक और प्रमुख विशेषता यहाँ की प्रभावशाली जल निकास प्रणाली थी। यहाँ के अधिकांश भवनों में निजी कुएं व स्नानागार होते थे। भवन के कमरों, रसोई, स्नानागार, शौचालय आदि सभी का पानी भवन की छोटी छोटी नालियों से निकलकर गली के नाली में जाता था। गली के नाली को मुख्य सड़क के दोनों ओर बने पक्के नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी नालियों को पत्थरों अथवा शिलाओं द्वारा ढक दिया जाता था। नालियों की सफाई एवं कूड़ा करकट को निकालने के लिए बीच बीच में मेन होल भी बनाए गए थे। नालियों की इस प्रकार का अद्भुत विशेषता किसी अन्य समकालीन नगर में देखने को नहीं मिलती। अब आगे हम लिखेंगे स्नानागार। इसमें लिखेंगे कि मोहनजोदड़ो का एक प्रमुख सार्वजनिक स्थल है। यहाँ के विशाल दुर्ग में स्थित विशाल स्नानागार यह 39 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा एवं 8 फुट गहरा है। इसमें उतरने के लिए उत्तर एवं दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनी है। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों से बना है। संभवतः इस विशाल स्नानागार का उपयोग अनुष्ठानिक स्नान हेतु होता होगा। स्नानागार से जल के निकास की व्यवस्था थी। यह स्नानागार उन्नत तकनीक का परिचायक है। मार्शल महोदय ने इसी कारण इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। अन्नागार मोहनजोदड़ो में ही 45.72 मीटर लंबा एवं 22.86 मीटर चौड़ा एक अन्नागार मिला है। हड़प्पा के दुर्ग में भी 12 धान्य कोठार खोजे गए हैं। ये 2 कतारों में 6-6 की संख्या में है। यह धान्य कोठार ईंटों के चबूतरों पर है एवं प्रत्येक का आकार 15.23 मीटर गुना 6.09 मीटर है। अब यहाँ के देखना है ईंटें। हड़प्पा संस्कृति के नगरों में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग भी यहाँ के नगर नियोजन की एक अद्भुत विशेषता है। ईंटें चतुर्भुजाकार होती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी ईंटें का आकार 51.43 गुने 26.27 गुने 6.35 सेंटीमीटर है। सामान्यतः 27.94 गुने 13.97 गुने 6.35 सेंटीमीटर की ईंटें प्रयुक्त हुई है। तो साथियों, इस तरह इस अध्याय की ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर हुए। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और इस अध्याय से जो भी कुछ आपको प्रॉब्लम है या किन्हीं का प्रश्नों का उत्तर चाहे रहे आप, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।